अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, कैश बजटिंग पे हमारी डिस्कशन चल रही थी और कल हमने क्वेश्चन नंबर 8 कैश बजटिंग का कंप्लीट किया था और क्वेश्चन नंबर 9 पे हमने डिस्कशन की थी, उसकी स्टोरी हमने पढ़ ली थी, केस के की पॉइंट डिस्कस कर लिए थे, बजट हम उसका आज बनाएंगे। लेकिन कल के लेक्चर से कोई क्वेश्चन नंबर 8 से रिलेटेड कोई अगर कैलकुलेशन में गाइडेंस चाहिए तो पूछिए। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टोरी अगर मैं क्विकली रिकैप लूँ, मैक्सिमम चीज़ें कोशिश करूँगा इसमें आपको रिकैप करवा दें। कंपनी आर्टिफिशियल ज्वेलरी बेची है ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू, 60% सीओडी के थ्रू, 40% क्रेडिट कार्ड के थ्रू। लेकिन हमने देखा था कि क्रेडिट कार्ड से बेचे या सीओडी पे बेचो पैसे हमें सेल के 7 दिन बाद ही आते हैं। हाँ, सिर्फ एक केस है कि जो एडवांस पेमेंट्स के थ्रू जो क्रेडिट कार्ड के थ्रू जा रही है उसका जो 25% है, मतलब ओवरऑल सेल का 10%, वो हाई वैल्यू आइटम है। और हाई वैल्यू आइटम में कस्टमर के पेमेंट करने के 15 दिन बाद हम डिलीवरी करते हैं। मतलब 90% सेल्स एक तरफ ऑर्डिनरी आइटम है, जिस दिन ऑर्डर होगा उस दिन सेल हो जाएगी, पैसे 7 दिन बाद आएंगे। हाई वैल्यू आइटम जो टोटल सेल का 10% है, पेमेंट के 7 दिन बाद पैसे, कस्टमर की पेमेंट के 7 दिन बाद पैसे हमें मिलेंगे, उसके मजीद 8 दिन बाद डिस्पैच होगा, क्योंकि कस्टमर की पेमेंट के 15 दिन बाद डिस्पैच किया जाता है। ये रिकवरी की कहानी थी। फिर आगे हमें प्रॉफिटेबिलिटी की बात की गई है कि सेल्स आर मेड एट कॉस्ट प्लस 30%। यहां से हम कॉस्ट ऑफ सेल्स बना सकते हैं, हर महीने की सेल्स है उस महीने की कॉस्ट ऑफ सेल्स बन जाती है। और कॉस्ट ऑफ सेल्स में ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक की कहानी भी नीचे बताई गई है कि हाई वैल्यू आइटम में तो स्टॉक मेंटेन ही नहीं किया जाता, लेकिन जो 90% ऑर्डिनरी आइटम है उनमें स्टॉक मेंटेन किया जाता है, जो कि 25% ऑफ प्रोजेक्टेड सेल्स ऑफ द नेक्स्ट मंथ होती है। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक एडजस्ट करें तो परचेजेस आ जाएंगी। परचेजेस के साथ ही फिर पेमेंट की टर्म्स आ जाती हैं, जो कि है जी 40% ऑफ ऑल परचेजेस आर पेड इन द सेम मंथ वेयर एज बैलेंस इज पेड इन द नेक्स्ट मंथ। ये पेमेंट टर्म आ गई यहाँ से। और आखिर में हमें सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस के बारे में बताया गया है कि टोटल एक्सपेंसेस 50 हैं, जिनमें कुछ नॉन कैश भी हैं, रेंट और अमोर्टाइजेशन के नाम पे। और आखिर में हमें कैश एंड बैंक बैलेंस का ओपनिंग फिगर दी गई है। रिक्वायरमेंट है कैश बजट फॉर द क्वार्टर एंड स्पेसिफिकली बता दिया गया मंथली कैश बजट नहीं चाहिए, मंथली कैश बजट इज नॉट रिक्वायर्ड, हमें क्वार्टर का पूरा एक कॉलम ही बनाना है। तो लेट्स डेवलप द फॉर्मेट और फिर वन बाय वन हम काम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? ये 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है और हमारा एक ही कॉलम बनना है रिसीट्स एंड पेमेंट का, और हम इसको रुपीज इन 1000 में बना लेते हैं। कैश रिसीट्स, इसमें चूंकि 2 तरह के हमारे कस्टमर हैं, एक ऑर्डिनरी आइटम जो 7 डेज क्रेडिट पे सेल है एक तरह से, और एक हाई वैल्यू आइटम जो 8 दिन के एडवांस के ऊपर सेल है। तो हम इनके 2 अकाउंट बना लेते हैं, एक रिसीट्स फ्रॉम कैश रिसीट्स फ्रॉम ऑर्डिनरी यूनिट्स, ऑर्डिनरी प्रोडक्ट, ऑर्डिनरी आइटम्स, और एक फ्रॉम हाई वैल्यू आइटम्स। ये रिसीट्स आ जाएंगी। फिर हम चले जाएंगे पेमेंट्स पे। पेमेंट्स में हम परचेजेस के अगेंस्ट सप्लायर को पेमेंट ले लेंगे, और एक्सपेंसेस हैं उनके अगेंस्ट पेमेंट है। और जी अच्छा, एक कमीशन है जो हमने सीओडी के अगेंस्ट देनी है, सीओडी के अगेंस्ट कमीशन है, तो वो हम डिलीवरी कोरियर कंपनी की कमीशन है, वो पेमेंट नहीं है, वो रिसीट्स में से कटौती है, वो रिसीट्स में से कटौती है। वो यहीं पे हम रिडक्शन शो कर देते हैं, यहीं पे शो कर देते हैं लेस पेमेंट टू डिलीवरी कंपनी। पेमेंट तो नहीं कहेंगे, डिडक्शन, लेस डिडक्शन बाय डिलीवरी कंपनी। पेमेंट तो पेमेंट्स में आ जाती है, ये तो डिडक्शन है, डिडक्शन बाय डिलीवरी कंपनी, वो भी हम यहीं पे शो कर देंगे। तो रिसीट्स हो जाएंगी। नीचे पेमेंट्स में परचेजेस और एक्सपेंसेस के अलावा कोई आइटम आ रही है दिन में? फिलहाल तो नहीं आ रही, चलें देख लेंगे, आगे सामने आएगी तो हम इसको देख लेंगे। स्टार्ट करते हैं। वर्किंग 1, वर्किंग 2, वर्किंग 3, ये 3 वर्किंग हम यहीं से बनाते हैं, पहले रिसीट्स की, फिर आगे जाके चलते हैं। ऑर्डिनरी आइटम से कैश रिसीट्स। ऑर्डिनरी आइटम्स हम उधार पे बेच रहे हैं, तो हम रिसीवेबल्स का अकाउंट बना लेते हैं, ऑर्डिनरी आइटम्स के रिसीवेबल का अकाउंट बना लेते हैं, क्योंकि हम लेजर अकाउंट से चलते आ रहे हैं, तो लेजर अकाउंट से चल लेते हैं हम रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट, क्योंकि ऑर्डिनरी आइटम्स के अगेंस्ट हमारे रिसीवेबल बुक होते हैं। बैलेंस ब्रॉट डाउन, सेल्स और बैलेंस कैरिड डाउन, और ये कैश रिसीट्स जो कि बैलेंसिंग फिगर होगी। बैलेंस ब्रॉट डाउन, हमारा क्वार्टर शुरू हो रहा है 1 अक्टूबर से। 1 अक्टूबर को हमारा ओपनिंग बैलेंस रिसीवेबल, यकीनन सितंबर का क्लोजिंग बैलेंस है। और हमारी ऑर्डिनरी आइटम की पॉलिसी है कि सेल के 7 दिन बाद पैसा आता है। इसका मतलब 7 दिन के सेल हमारी, आखिरी 7 दिन की सेल हमारी डेटर्स में ब्लॉक होती है। तो जनाब इसका मतलब सितंबर के महीने की जो ऑर्डिनरी आइटम की सेल है, 7 दिन की सेल हमारी डेटर्स में ब्लॉक है। अच्छा, यहाँ पे एक बात और भी जरा लर्निंग के लिए रख लीजिए। जब हम बजट्स वगैरह बना रहे होते हैं
तो कहने के तो 30 का महीना, 31 का महीना, 30 31 हर महीने के दिन फर्क होते हैं, लेकिन जब हम बजटिंग कर रहे होते हैं, फोरकास्टिंग कर रहे होते हैं, तो इसमें हम अक्सर सिंप्लीफाइड असम्पशन ले लेते हैं, हर महीना 30 दिन का ले लिया जाता है, ठीक है। तो हम इसमें हर महीने को 30 दिन का लेके ही सवाल कर लेंगे। दिस इज एन एक्सेप्टेबल प्रैक्टिस व्हेन यू आर डूइंग बजटिंग, फोरकास्टिंग, फ्यूचर के बारे में कोई कैलकुलेशन कर रहे होते हैं। तो चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए हर महीने को 30 दिन का अज्यूम कर लेना, इट्स वेरी नॉर्मल थिंग। अच्छा जी, अब हम कहते हैं कि जी हमारा जो ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे डेटर्स का आएगा वो सितंबर की सेल से होगा। तो मैं वर्किंग 1.1 में अगर यहाँ छोटी सी कैलकुलेशन बनाऊं, सितंबर की सेल्स, क्योंकि वैल्यूज हम सारी रुपीज इन थाउजेंड में, यहाँ पे भी मैं सब कुछ रुपीज इन थाउजेंड में लूंगा जी, वर्किंग में भी। तो सितंबर की सेल 4,4.6 मिलियन, क्या सारी की सारी सेल से डेटर क्रिएट होंगे? 90%। 4,600 के 90% से डेटर क्रिएट होंगे, तकसीम 30 × 7, ये हमारे ओपनिंग डेटर्स कितना जी? 966। हमारे ओपनिंग डेटर्स का बैलेंस 966। सितंबर की टोटल सेल, सितंबर की ऑर्डिनरी आइटम्स की सेल और सितंबर की 7 दिन की सेल, ये हमारी ओपनिंग रिसीवेबल है। और बिल्कुल इन्हीं लाइंस पे हम वर्किंग 1.2 क्लोजिंग रिसीवेबल बनाएंगे, लेकिन क्लोजिंग रिसीवेबल हमारे बेस करेंगे दिसंबर की सेल पे, क्योंकि हम क्वार्टर हमारा खत्म हो रहा है 31 दिसंबर को, तो दिसंबर की सेल्स है 5,000, दिसंबर की सेल 5,800 इंटू 90% डिवाइड विद 30 इंटू 7, 1218, ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ गया 1218। और क्रेडिट सेल्स, सेल्स 1.3, टोटल सेल्स 46, सॉरी टोटल सेल्स अक्टूबर की 5,000, नवंबर 4,200, दिसंबर 5,800, लेकिन ये तो टोटल है, हमें तो ऑर्डिनरी आइटम चाहिए 90%, कितनी बनी? 13,500। लीजिए जी 13,500। यहां से बताइए आपकी कैश रिसीट्स कितनी बची बैलेंसिंग फिगर? ये बैलेंसिंग फिगर आप बनाएंगे कैश रिसीट्स किस लेजर से? 13,248, 13,248। लीजिए जी, ये हमारी रिसीट्स है फ्रॉम ऑर्डिनरी आइटम्स। ऑर्डिनरी आइटम्स से हमारी रिसीट क्या होंगी? 13,248। हमने लेजर अकाउंट से बनाना सीखा, मैंने पहले ही बोला हम स्टेटमेंट से भी बना सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, जैसे आप कंफर्टेबल हो आप ऐसे इसको लेकर चलिए। ओपनिंग प्लस सेल्स माइनस क्लोजिंग बैलेंस करें तो स्टेटमेंट में कैश रिसीट की फिगर आ जाती है। और बाय द वे मेरे पास तो जगह कम थी, ये वर्किंग हम लेजर अकाउंट में यहाँ पे भी शो कर सकते थे साथ साथ, स्पेस अगर होती तो मैंने जगह कम थी नंबर देके वर्किंग में शो कर दिया, लेकिन हम इन्हीं लेजर अकाउंट में ये वर्किंग कैलकुलेशन शो कर सकते हैं। और बल्कि हमें पेज, अगर हमारा एग्जामिनेशन लिहाज से बड़ा पेज यूज कर रहे हैं तो हमें वहीं पे ही शो करनी चाहिए, दैट इज एफिशिएंट। वर्किंग टू हाई वैल्यू आइटम्स। अब हाई वैल्यू आइटम में एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर का लेजर है, ऐसा ही है, एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर का लेजर है, क्योंकि हाई वैल्यू आइटम हम एडवांस के अगेंस्ट बेच रहे हैं। एडवांस इधर बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा, इधर सेल्स आएंगी, यहां पे बैलेंस कैरी डाउन आएगा, और इधर आपकी आएंगी कैश रिसीट्स, जो कि अगेन बैलेंसिंग फिगर ही होंगी। सितंबर को जो हमारे पास एडवांस पड़ा होगा, किस महीने की सेल का होगा? 30 सितंबर को जो एडवांस पड़ा होगा वो अक्टूबर की सेल। कस्टमर ने हमें सितंबर में पैसे भेज दिए ताकि हम उसको अक्टूबर में चीजें भेज सकें। 8 दिन पहले भेजता है ना कस्टमर हमें पैसे, हमें 8 दिन पहले मिलते हैं, कस्टमर तो 15 दिन पहले देता है, हमें 8 दिन पहले मिलते हैं, तो हमारे पास अक्टूबर के पहले 8 दिन की सेल का पैसा पड़ा हुआ है। तो मैं अगर यहां पे इसको, ये वर्किंग मेरी 2 है और वर्किंग 2.1 अगर मैं बनाऊं, वर्किंग 2.1, अक्टूबर की सेल टोटल है 5 मिलियन, लेकिन भाई हम तो हाई वैल्यू आइटम्स की बात कर रहे हैं जो कि है 10%। ये अक्टूबर की टोटल सेल है और अक्टूबर की 8 दिन की सेल का पैसा मेरे पास सितंबर में आ चुका है, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन 133, ये मेरे पास बैलेंस ब्रॉट डाउन आ गया। और मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस 31 दिसंबर को जनवरी की सेल, जनवरी की सेल वर्किंग 2.2, जनवरी की सेल कितनी है? 6,000। तो बिल्कुल सिमिलर वर्किंग, जनवरी की सेल टोटल, उसका 10% हाई वैल्यू और उसकी 8 दिन की सेल 160, ये क्लोजिंग बैलेंस हो गया। और इसके बाद सेल्स हैं, ये 2.3 में बना लें, तो सेल्स हमारी होंगी, टोटल सेल्स पूरे क्वार्टर की जो है 5,000 प्लस 4,200 प्लस 5,800 और इसका 10%, कितनी बनी? 1,500। ये जी हमारी टोटल सेल्स हैं इस कैटेगरी की, 1,500। लीजिए जी रिसीट्स बैलेंसिंग फिगर कितनी बची? 1,527। ये जी हमारे पास रिसीट की फिगर आ गई फ्रॉम हाई वैल्यू आइटम 1,527।
से नीला मार्कर निकाल देंगे दूसरे वाला। शुक्रिया जी। एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, अब आइए डिलीवरी चार्जेस। डिलीवरी चार्जेस की कहानी कहां है? ऊपर लिखी हुई है कहीं। कैश collected by the courier is settled after every 7 days. The courier company charges are 300 per order, which are deducted on a monthly basis from the first payment due in the subsequent month. इसका मतलब हमने जिस महीने डिलीवरी करते हैं उससे अगले महीने की पेमेंट में पैसे काट लेते हैं। मतलब हमें अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में पेमेंट्स चाहिए, डिडक्शन चाहिए, तो वो होंगी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के ऑर्डर। सीधा सीधा साहब है ना। ये सेल्स ऑर्डर है, किस महीने में कितने ऑर्डर डिलीवर हो रहे हैं। जिस महीने डिलीवर होते हैं 300 रुपए के हिसाब से चार्जेस अगले महीने के पैसे से कट जाते हैं। ठीक है, तो 400, 450, 770 ये आपके नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैं। वर्किंग 3 हम बनाए, अगर 400, 450 जमा 470 इंटू 300 रुपीज इन थाउजेंड में फिगर 396 लीजिए जी। ये यहाँ पे डिडक्शन शो हो जाएगी 396। अच्छा, इसकी कैलकुलेशन आईकैप के सोल्यूशन में कैसे की गई है मुझे इसकी कोई समझ नहीं आ रही, कोई लॉजिक नहीं आ रही। सीधी सीधी सी कैलकुलेशन थी, बट पता नहीं इसने क्या एडजस्टमेंट डाली है इसमें, जिसके बाद आंसर कुछ और निकाला हुआ है, जिसकी मुझे कोई जस्टिफिकेशन समझ नहीं आती। तो मुझे जो चीज समझ आ रही है उसके मुताबिक मैंने आपसे डिस्कस किया। बड़ा सीधा से अल्फाज में यहाँ बताया गया, भाई जिस महीने की सेल होगी 300 रुपए पर ऑर्डर के हिसाब से अगले महीने की पेमेंट से पैसे कट जाएंगे। तो हमारा पीरियड अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में पेमेंट जो कटनी है वो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर की सेल्स के हैं। सीधी सी कैलकुलेशन है एक लाइन की जी। एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? अच्छा जी, पेमेंट्स में एक्सपेंसेस की कहानी काफी आसान है, पहले इसको खत्म कर दें यहीं पे ही। हमें कहा गया है 50 मिलियन के हमारे खर्चे हैं टोटल, लेकिन इनमें नॉन कैश भी हैं। कितने? 8 और 2 ये नॉन कैश हैं, और ये साल के खर्चे हैं। भाई हम तो क्वार्टरली बजट बना रहे हैं, तो कोई क्रेडिट पॉलिसी का जिक्र है? क्योंकि एक्सपेंसेस में हम दो चीजें देखते हैं, कैश नॉन कैश और क्रेडिट पॉलिसी। क्या एक्सपेंसेस की क्रेडिट का कोई जिक्र है? जब जिक्र नहीं है तो जिस पीरियड का खर्चा उस महीने में पे होगा उस पीरियड में पे होगा, डिवाइड बाय 4, ये क्वार्टरली बन गया। तो कैश एक्सपेंडिचर डिवाइड बाय 4 क्वार्टरली कैश एक्सपेंडिचर 10,000 लीजिए जी। ये हमारा कैश एक्सपेंडिचर, क्वार्टरली कैश एक्सपेंडिचर भी आ गया। अब हमें पेमेंट बनानी है परचेजेस की, इसके लिए हम वर्किंग 4 बनाएंगे, जिसके बाद हमारा यहां पे नेट कैश रसीट, बेटा ये मिलियन था ना, 10 मिलियन है तो मिलियन को हम 1000 में लिखेंगे, ये मिलियन की फिगर थी। रसीट्स ऑब्लिक पेमेंट्स आएगी, और यहां से हम इसमें ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड लेंगे जो कि ऑलरेडी गिवन है हमें, तो हमें क्लोजिंग बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड मिल जाएगा। ओपनिंग बैलेंस 5.5 मिलियन है शायद, ऐसा ही है। लीजिए जी, ओपनिंग बैलेंस में हमने डाल दिया। तो अब हमारी सिर्फ एक परचेजेस की फिगर रह गई है, ये आता है तो ये आ जाएगी, तो हमारा कैश बजट कंप्लीट हो जाएगा। परचेजेस के अगेंस्ट पेमेंट, वर्किंग 4। परचेजेस के अगेंस्ट पेमेंट बनाने के लिए हम पेबल्स का लेजर बनाते हैं, ऐसा ही है जी। हम ट्रेड पेबल्स का लेजर बनाते हैं। ट्रेड पेबल्स में बैलेंस ब्रॉट डाउन होता है, बैलेंस कैरी डाउन होता है, परचेजेस और यहां से पेमेंट्स आती हैं जो कि बैलेंसिंग फिगर होती हैं। बैलेंस ब्रॉट डाउन, हमें पेमेंट्स का जो पैटर्न बताया गया है कि 40% ऑफ ऑल परचेजेस आर पेड इन द सेम मंथ वेयर एज बैलेंस पेड इन द नेक्स्ट मंथ। मतलब हर महीने के एंड पे उस महीने की परचेजेस का 60% पेबल खड़ा होता है, सही है? क्योंकि आपने 40% जो परचेज किया उसी महीने पे किया, 60% नेक्स्ट मंथ देना पेबल खड़ा होगा। अच्छा, हमें उसने कहा है सितंबर की परचेज की फिगर दे दी उसने कहा सितंबर की परचेजेस आपकी 3.2 थी, तो इसका मतलब 30 सितंबर का बैलेंस इज 3.2 का 60%। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन हमारा जो होगा रुपीज इन 1000 में चले तो 3200 का 60% कितना बना? 1920। ये हमारी सितंबर की परचेजेस का 60%, जो कि हमारा सितंबर का क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पेबल्स है, जो कि हमारे पीरियड का ओपनिंग बैलेंस पेबल बन गया। अब हमें पूरे क्वार्टर की परचेजेस चाहिए जिस पे ये फिगर आएगी, और हमें दिसंबर की परचेजेस चाहिए जिस पे ये फिगर आएगी। दिसंबर की परचेजेस का 60% यहां पे आना है, और पूरे क्वार्टर की परचेजेस इधर आनी है। पहले हम इसकी बात कर लेते हैं, वर्किंग 4.1 बनाते हैं क्वार्टर की परचेजेस के लिए। क्वार्टर की परचेजेस के लिए हमें सेल्स की फिगर है, सेल से कॉस्ट ऑफ सेल निकलेगी, और साथ ही उसने ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक की कहानी दी है। तो जनाब हम देखते हैं वर्किंग 4.1 में
सबसे पहले हम कॉस्ट ऑफ सेल्स बनाते हैं पूरे क्वार्टर की, फॉर द क्वार्टर। तो अभी पूरे क्वार्टर की कॉस्ट ऑफ सेल्स, उसने कहा जी कॉस्ट प्लस 30% पे बेचे हो तो पूरे क्वार्टर की सेल्स है 5000 जमा 4200 जमा 5800 तकसीम 1.3, कॉस्ट प्लस 30 है ना, तो सेल्स तो 130 होगी। 130 है तो 100 क्या हुआ जी? बताइए कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारी कितनी है पूरे क्वार्टर की? रुपीज इन थाउजेंड में ले रहे हैं हम डाटा, 11538, ये हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स है। इसमें हम ऐड करें क्लोजिंग स्टॉक, लेस करें ओपनिंग स्टॉक, तो हमें परचेजेस की फिगर मिल जाती है पूरे क्वार्टर की परचेजेस फॉर द क्वार्टर। ये बाय द वे आप इन्वेंट्री के अकाउंट से भी ये बना सकते थे, मैंने आपके सामने ये स्टेटमेंट ले ली। आप लेजर अकाउंट इन्वेंट्री का बना सकते हो, जिसमें आपका ओपनिंग स्टॉक इन्वेंट्री का डेबिट पे आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट पे आ जाएगा, और परचेजेस आपकी जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है वो इश्यूज क्रेडिट पे आती है। ठीक है, कंजम्पशन आपकी एक तरह की, क्या तो वहां से भी उठा सकते हो, लेजर से भी ले सकते हो। मैंने स्टेटमेंट बना दी क्योंकि मैं अक्सर क्लासेस में कभी ये कभी वो चलता रहता है, तो इसमें आपके साथ चलते चलते स्टेटमेंट आ गई, तो कोई बात नहीं। आई बिलीव यू अंडरस्टैंड दिस स्टेटमेंट, में कोई इश्यू हो तो पूछ लीजिएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक, यहां पे क्लोजिंग स्टॉक हमारा किस तारीख का क्लोजिंग स्टॉक? 31 दिसंबर का क्लोजिंग स्टॉक। हमें कहा गया है किसी भी पीरियड का जो स्टॉक लेवल होता है वो कितना होता है? 25% ऑफ प्रोजेक्टेड सेल्स ऑफ द नेक्स्ट मंथ। मतलब 31 दिसंबर का क्लोजिंग स्टॉक डिपेंड करेगा जनवरी की सेल्स पे। अच्छा जी, तो जनवरी की सेल्स कितनी है? जनवरी की सेल 6000। तो जैसे देखिएगा जनवरी की सेल 6000, क्या स्टॉक ये सेल प्राइस पे है या कॉस्ट पे है? स्टॉक कॉस्ट पे होता है, प्राइस पे होता है? सेल प्राइस पे। तो भाई इसको 1.3 से डिवाइड कर दो ना, ये आपकी जनवरी की सेल्स एट कॉस्ट आ गई, क्योंकि इन्वेंट्री तो कॉस्ट में आनी है और स्टॉक रिक्वायरमेंट कॉस्ट में मुहैया की जाती है ना। तो ये आ गई जनाब हमारी जनवरी की सेल्स की कॉस्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो भाई टोटल सेल्स को हम कवर कर रहे हैं, क्या इन्वेंट्री तमाम आइटम के अगेंस्ट रखनी है? नो, इन्वेंट्री तो रखनी है सिर्फ ऑर्डिनरी आइटम के अगेंस्ट। हाई वैल्यू आइटम की तो इन्वेंट्री नहीं रखी जाती, तो ऑर्डिनरी आइटम तो हमारी टोटल सेल्स का 90% होती है। तो ये होगी हमारी जनवरी की ऑर्डिनरी आइटम की सेल की रिक्वायरमेंट। इसका 25% हम इन्वेंट्री रखते हैं, ये पॉलिसी है। अगले महीने की सेल रिक्वायरमेंट का 25%, लेकिन सिर्फ ऑर्डिनरी आइटम का, और इन्वेंट्री मेंटेन एट कॉस्ट, सेल्स पे नहीं। ठीक है, तो बताइए कितनी वैल्यू है? 1038। और ओपनिंग स्टॉक, चले पहले क्लोजिंग स्टॉक को नोट कर लीजिए, ब्लॉक कर लीजिए, कोई चीज समझ नहीं आई पूछ लीजिए। किसी पीरियड किसी मंथ का क्लोजिंग स्टॉक अगले मंथ की सेल्स रिक्वायरमेंट का 25% है, लेकिन स्टॉक सिर्फ ऑर्डिनरी आइटम का रखा जाता है और स्टॉक मेंटेन किया जाता है कॉस्ट पे। तो अगर जनवरी की सेल 6000 है तो स्टॉक सिर्फ 90% सेल के अगेंस्ट रखा जाएगा, 6000 का 90%, और स्टॉक कॉस्ट पे मेंटेन किया जाता है, सो 1.3 से डिवाइड कीजिए। और स्टॉक पूरी सेल्स के अगेंस्ट नहीं, सिर्फ 25% सेल के अगेंस्ट रखा जाता है। जी भाई, जी एनी क्वेश्चन? इसी अंदाज में ओपनिंग स्टॉक बनाइए। ओपनिंग स्टॉक से मुराद 1 अक्टूबर का स्टॉक, 1 अक्टूबर का स्टॉक 30 सितंबर का क्लोजिंग स्टॉक होगा। तो 30 सितंबर का क्लोजिंग स्टॉक किस महीने की सेल पे डिपेंडेड है? अक्टूबर की सेल। तो भाई सेम वर्किंग अक्टूबर की सेल के लिए बनाओ, 5000 तकसीम 1.3 इंटू 90% इंटू 25%। अक्टूबर की सेल की बेसिस पे हमारा ओपनिंग स्टॉक 865 लीजिए जी। यहां से आपकी पूरे क्वार्टर की सेल बन गई कितनी भाई? 11711 जी एनी क्वेश्चन? अच्छा, जब हमारे पास एक आइटम मिसिंग रह गई है, जिस बाद ये सवाल हमारा कंप्लीट होगा, वो मिसिंग आइटम है पेबल्स, क्लोजिंग पेबल्स। 31 दिसंबर को पेबल्स, 31 दिसंबर के पेबल डिपेंड करते हैं दिसंबर की परचेजेस पे। दिसंबर की परचेजेस का 60% यही लेना ना हमने, तो ये वर्किंग 4.2 से बनाइए। दिसंबर की परचेजेस, ये पूरे क्वार्टर की परचेजेस जैसे बनाई है ना, वैसे ही दिसंबर की परचेजेस बननी है। दिसंबर की कॉस्ट ऑफ सेल, दिसंबर का क्लोजिंग बैलेंस, यही होगा दिसंबर का ओपनिंग बैलेंस। सिमिलर वर्किंग आपको रिपीट करनी है दिसंबर के लिए। ये वर्किंग क्वार्टर के लिए है, आप फॉर दिसंबर वर्किंग बनाओ। तो दिसंबर की वर्किंग की जगह हमारे पास कहां पे है? इधर बनाता हूं मैं यार। तो दिसंबर की वर्किंग कैसे बनेगी? सबसे पहले हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स फॉर दिसंबर, फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर लेना है। वो बनेगी दिसंबर की सेल, कितनी दिसंबर की सेल? 5800 डिवाइडेड विद 1.3। जी, ये दिसंबर की सेल आ गई कितनी जी? 4461। फिर हमने लेना है क्लोजिंग स्टॉक, हमने क्लोजिंग स्टॉक ऐड करना है और ओपनिंग स्टॉक लेस करना है।
तो क्लोजिंग स्टॉक हमें दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, वो हमने पिछली वर्किंग में जो कैलकुलेट किया हुआ है वो क्लोजिंग स्टॉक कितने दिसंबर है ना, कितना है 1038। अब हमें ओपनिंग स्टॉक चाहिए दिसंबर का। दिसंबर का ओपनिंग स्टॉक डिपेंड करेगा दिसंबर की सेल पे, क्योंकि दिसंबर का ओपनिंग स्टॉक नवंबर का क्लोजिंग स्टॉक है ना, तो नवंबर का क्लोजिंग स्टॉक दिसंबर की सेल रिक्वायरमेंट का 25% होता है। तो दिसंबर की सेल है 5800, स्टॉक मेंटेन होता है कॉस्ट पे, स्टॉक रखना है सिर्फ 90% सेल के अगेंस्ट और स्टॉक होगा 25%, कितना बना 1। लीजिए जी यहां से बनाइए आपकी दिसंबर की परचेज रिक्वायरमेंट जी, बोले वो 4,495। ये जी हमारी दिसंबर की परचेजेस हैं। ये दिसंबर की परचेजेस को आप फीड करेंगे 4495 को इस जगह, ये वर्किंग 4.2 आपने बनाई है, 4495 को फीड करें यहाँ पे, इसका 60% 2697, और यहाँ से आप पेमेंट्स बैलेंसिंग फिगर दिस सम कीजिए, माइनस कीजिए 10934 10934। लीजिए जी रसीट्स माइनस पेमेंट्स, व्हाट इज नेट पोजीशन, रसीट्स पेमेंट्स का नेट पोजीशन क्या बना जी यहाँ पे 6,555 पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव क्लोजिंग बैलेंस इज नेगेटिव 1055। ये क्लोजिंग बैलेंस बन रहा है जी कैश बजट में हमारा। जी भाई पैसे लेने हैं या देने हैं, हाई वैल्यू आइटम के पैसे देने हैं, कौन से पैसे देने तुम्हें, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स लो वैल्यू आइटम के सिर्फ, कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या सिर्फ 90% आइटम की है, तो इसमें हाई वैल्यू आइटम भी शामिल है, इसमें हाई वैल्यू आइटम भी शामिल है, ठीक। और बाय द वे परचेजेस पे ऐसी कोई फर्क नहीं है कि हाई वैल्यू आइटम की पेमेंट हमने कैश करनी है बाकी उधार करनी है, परचेजेस सबकी एक ही लाठी से आंकी जा रही हैं, परचेजेस हमने सारी इकट्ठी की हैं, क्रेडिटर सारे इकट्ठे लिए हमने, वो तो सिर्फ रिसीवेबल की कहानी फर्क थी कि जी ऑर्डरी आइटम उधार पे बेच रहे हैं और हाई वैल्यू आइटम के पैसे पहले आ रहे हैं, वहां पे फर्क था, उनको अलग हमने किया था। जी भाई एनी क्वेश्चन, हमारा आंसर एग्जामिनर आंसर से थोड़ा फर्क है इस वैल्यू की वजह से, जैसे मैंने कहा उसने ये वैल्यू को डिफरेंटली कैलकुलेट किया और कुछ और कैलकुलेट कर दिया, तो कुछ 7-8 रुपए का 7-8 हजार का फर्क रह गया, इस वजह से आई डोंट हैव एनी एक्सप्लेनेशन फॉर दैट कि आई कैप ने इसके सोल्यूशन में क्या चेंज की। जी एनी क्वेश्चन, अब इस सवाल में देखें, जब सवाल आपके सामने बोर्ड पे आ जाता है, आपको जब टीचर एक्सप्लेन कर देता है तो आपको लगता है कि सवाल तो बड़ा डूएबल था, बड़ा मैनेजेबल था, लेकिन अगर आप इसके भी एग्जामिनर कमेंट जाके देखो तो वो कहता है जी वेरी पुअर परफॉर्मेंस, ओनली फ्यू स्टूडेंट्स वर एबल टू प्रॉपर्ली हैंडल द टाइमिंग ऑफ द कैश फ्लो रिकवरी। रिकवरी में कुछ बच्चे सिर्फ हैंडल कर पाए, पेमेंट तो छोड़ दो ना, सिर्फ कुछ बच्चे रिकवरी की टाइमिंग को समझ पाए, बाकी डिटेल में भी उसने गलतियां लिखी हुई हैं, लेकिन उस वक्त वहां पे पास परसेंटेज नहीं दिया जाता था, लेकिन जब उसने फ्यू स्टूडेंट्स की बात की है तो शायद सिंगल परसेंटेज में बच्चे होंगे जिसमें इस क्वेश्चन में पासिंग मार्क्स ले पाए। और मैं फिर एक साथ वजह दे रहा हूं, मैंने आपको बजटिंग में पहले भी कहा था कि बजटिंग में चूंकि पीछे से ज्यादा रूल्स आपने नहीं पढ़े, प्रिंसिपल नहीं पढ़े आपने, कुछ है नहीं इसमें, सब कुछ फॉर्मेट वगैरह सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मेट होता है, कुछ भी नहीं होता, सारी चीजें सवाल के अंदर ही हैं। वो स्टेटमेंट्स को कॉम्प्लिकेट करता है, स्टेटमेंट्स में जो वैल्यूज हैं उनको ट्विस्ट करता है एग्जामिनर, तो इसलिए क्वेश्चन रीडिंग की अहमियत बहुत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है इस एरिया में। आम क्वेश्चन 3 दफा पढ़ना पड़ रहा है तो बजटिंग का सवाल समझ लो 4-5 दफा पढ़ना ही पड़ेगा आपको, जो भी जरा चैलेंजिंग का सवाल आएगा पढ़ना पड़ेगा। जैसे अब इसमें आपको पूरी कहानी पढ़ के वो 90 और 10% के दो हिस्से करना, दैट वाज वेरी क्रिटिकल। अगर 90% और 10% आप अलग-अलग नहीं कर पाते ऑर्डिनरी आइटम्स और हाई वैल्यू आइटम को, तो आपका ये सवाल मैनेज नहीं हो पाता। और 90 और 10 में अलग करने के लिए आपको जरा सोचना पड़ना था, क्योंकि उसने तो 60-40 की कहानी दी हुई थी, इसकी उसने कहानी कुछ और बना दी, इसकी कुछ और बना दी। इन द फर्स्ट रीडिंग लगता नहीं कि इनकी टर्म सेम है, लगता है अलग-अलग है, लेकिन जब सोचते हो थोड़ा सा फिर पता लगता है भाई इनका मतलब तो सेम ही बन रहा है, इसका मतलब अब ये इसका भी 30% निकाल के इसमें ऐड कर दो, एक ही बात है। तो जब तक आप ड्यू थॉट नहीं देते सवालों को, तब तक आप चीजों को समझ नहीं पाते, जब तक समझते नहीं हो, चीजें समझ नहीं आती, आप उनका सही सोल्यूशन नहीं बना पाते। मुझे सबसे ज्यादा डर जो स्टूडेंट से लगता है वो लैक ऑफ रीडिंग से लगता है। ये सबसे खतरनाक एक आप कह लो कि फियर फैक्टर है मेरे लिए, कि अगर आप फेल हो गए खुदा ना खास्ता तो उसकी मेजर वजह आपकी लैक ऑफ रीडिंग हैबिट होगी, फियर फॉर रीडिंग होगा, पढ़ने से घबराते हो आप। अगर पढ़ने से घबराने वाली चीज आदत खत्म ना की आपने, तो आपके लिए सीए क्या, ये तो फिर चल फिर के हो जाता है पेपर। आगे सीए करने के लिए बहुत जरूरी है कि आप रीडिंग के बारे में कॉन्फिडेंट हो, और रीडिंग के साथ आपका दिमाग भी चल रहा हो समझने के लिए, कि जो मैं पढ़ रहा हूं इसको मैं समझने की कोशिश करूं, क्योंकि चीज समझ आएगी तो ही आप उसका सही सोल्यूशन बना पाते हो। जी एनी क्वेश्चन?
अच्छा जी, एक क्वेश्चन नंबर 10 हम देखते हैं। ये रिलेटिवली मॉडल पेपर में ये आ गया, मॉडल पेपर का सवाल है जी, सुना ये। अब पता नहीं, मेरे ख्याल में मॉडल पेपर में बहुत था पिछला, ये आ गया मॉडल पेपर में, ये भी चेक करने की जरूरत है जी। अब इसमें से एक नई स्कीम का मॉडल पेपर होगा, एक पुरानी स्कीम का मॉडल पेपर होगा। मुझे लगता है कुछ ऐसा ही, और मुझे शक पड़ता है कि शायद ये पुरानी स्कीम का मॉडल पेपर है, और जो हमने पिछला साल क्वीन जूल्स किया, मुझे लगता है कि शायद वो नई स्कीम का मॉडल पेपर था। ठीक है, कैप 3 का मॉडल पेपर चाहे क्वीन जूल्स था, ये पुरानी स्कीम का मॉडल पेपर है। बल हम इसको भी देखते हैं और मजीद इस पर फिर बात करेंगे। अच्छा, ये सवाल प्राइमरली कैश बजटिंग का नहीं है। प्राइमरली प्रिपेयर बजट फॉर द मटेरियल परचेजेस, डायरेक्ट वेजेस एंड ओवरहेड फॉर द मंथ ऑफ जून। जून के महीने का परचेजेस का बजट, वेजेस का बजट, ओवरहेड का बजट बनाइए। फिर प्रिपेयर कैश पेमेंट बजट फॉर द मंथ ऑफ जून, जून के महीने का कैश बजट भी बनाइए, कैश पेमेंट बजट बनाइए, सिर्फ कैश बजट नहीं, कैश पेमेंट। गालबन इन्हीं 3 हेड्स की पेमेंट हमने निकालनी है। यहां पे इन 3 हेड्स की कॉस्ट या अमाउंट निकालनी है, यहां पे इनकी बजट बनाना है, और कैश बजट सिर्फ 3 नंबर कैश में गिवन है, 10 नंबर ये वैल्यूज निकालने के हैं, 3 नंबर इन वैल्यूज के अगेंस्ट कैश पेमेंट डिटरमिन करने के हैं। लेट्स रीड द क्वेश्चन और फिर इसकी डिस्कशन करते हैं। डबल क्राउन लिमिटेड is engaged in manufacturing of a product Z. Sales projections according to DCL's business plan for the year ending 31st December 2017 are as follows. Sales projection है जी रुपीज इन मिलियन में, मई, जून, जुलाई, अगस्त। गुड्स आर सोल्ड एट ग्रॉस मार्जिन ऑफ 40% ऑन सेल्स। सेल्स के ऊपर मार्जिन पे बेच रहे हैं, मतलब प्राइस जो है वो आपकी 100 है, कॉस्ट 60 है। रेशियो ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस एंड ओवरहेड 6:3:1 respectively. Normal loss is 5% of units completed. Inventory levels maintained by DCL are as under. Direct material next month's budgeted consumption. Finished goods 50% of next month's budgeted sales. 10% of all purchases are in cash. Remaining purchases are paid in the following months. Direct wages include DCL's contribution at 5% of the direct wages towards canteen expenses. Wages में शामिल है जी ये खर्चा. An equal amount is deducted from the employees' wages. Direct wages are paid on the last day of each month, but contributions are paid to the canteen contractor in the following month. हमें कॉस्ट और कैश तो दोनों के हिसाब से डाटा चाहिए, तो ये उसने यहाँ पे दोनों इन्फॉर्मेशन दी हुई है, कॉस्ट की भी और कैश की भी। ओवरहेड्स फॉर ईच मंथ इंक्लूड डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी एंड फैक्ट्री बिल्डिंग अमाउंटिंग टू 0.2 and 0.1 मिलियन रिस्पेक्टिवली। हर महीने के खर्चे में ये डेप्रिसिएशन शामिल है। द रेंट इज पेड ऑन हाफ ईयरली बेसिस इन एडवांस ऑन 30 जून एंड 31 दिसंबर ईच ईयर। अच्छा जी, अब हमसे कहा गया है पहले तो आप परचेजेस की फिगर, वेजेस की फिगर, ओवरहेड की फिगर बनाइए। हमें डायरेक्ट रेशियो ऑफ मटेरियल, वेजेस एंड ओवरहेड 60:61 जो दी गई है, ये रेशियो हमें दी गई है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की। ऐसा ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की रेशियो है। हमें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अगर मिल जाएगी तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से रॉ मटेरियल कंज्यूम भी निकल आएगा, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से वेज कॉस्ट भी निकलेगी, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से ओवरहेड भी निकल आएगा। 60, 30 और 10% की रेशियो में हमें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट डिटरमिन करनी है। सेल्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का फॉर्मेट जरा दिन में लाते हैं, क्या होता है फॉर्मेट जरा? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आपकी होती है जी रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस लेबर प्लस ओवरहेड, ये आपको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मिलती है। ठीक है, ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मिलती है। इसमें आप वर्किंग प्रोसेस की एडजस्टमेंट करते हैं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ जाती है। यहां पे चूंकि वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं है तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ही आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड रहेगी। और कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में आप ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक की, फिनिश गुड्स की एडजस्टमेंट डालते हैं तो आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल जाती है। अब हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का डाटा अवेलेबल है। सेल्स और मार्जिन पता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स पे आ जाएंगे। कॉस्ट ऑफ सेल्स में अगर ये दो एडजस्टमेंट करेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मिल जाएगी। ठीक है जी, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का 60, 30 एंड 10% ये हमारी कॉस्ट बन जाएगी। ये कंजम्पशन होगी, कंजम्पशन में रॉ मटेरियल इन्वेंटरी के एडजस्टमेंट डालोगे, परचेजेस आ जाएंगे। और ये जो कॉस्ट है यहां तो हमें कॉस्ट ही चाहिए, इधर परचेजेस चाहिए और ये कॉस्ट चाहिए। यहां से कंजम्पशन मिलेगी, कंजम्पशन में एडजस्टमेंट डाल के परचेजेस निकालनी पड़ेगी। ये हमारी कॉस्ट ही हमारा फाइनल आंसर रहेगा। अच्छा जी, अब हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और ये सारा डाटा बाय द वे में दिसंबर का बनाना है। ठीक है, हमें दिसंबर का डाटा बनाना है, तो लेट्स स्टार्ट जून का, जून का डाटा बनाना है। तो हम कहानी शुरू करते हैं जून से ही। हम जून का डाटा, हमें आल्दो मई और जुलाई का डाटा भी साथ इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन हम जून के डाटा को लेके ही बात शुरू करते हैं। जैसे मैंने अभी आपके सामने स्टेटमेंट बनाई थी उसी को लेके अगर हम चलें, डाटा मिलियन में है, रुपीज में है, थाउजेंड में, कैसे डाटा? मिलियन में फिगर लेके चलते हैं जी फिर हम भी। रुपीज इन मिलियन, तो हम जून के लिए चल रहे हैं, तो हम पहले कॉस्ट ऑफ सेल्स फॉर द मंथ ऑफ जून लाएंगे, फिर इसमें ऐड करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, इसमें लेस करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो हमें
मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मिल जाएगी। ऐसा ही है जी। इसके बाद इसमें से हम लेबर, ओवरहेड और रॉ मटेरियल कंजम्पशन निकाल पाएंगे। पहले हम यहां तक पहुंचे हैं। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स फॉर द मंथ ऑफ जून 55 मिलियन। तो 55 मिलियन का 60%, 40% मार्जिन है ना, तो 60% कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी? 33.00। लीजिए जी, ये हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई, प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स के बारे में कहता है जी 50% ऑफ नेक्स्ट मंथ्स बजटेड सेल्स। मतलब हमारा जून का क्लोजिंग स्टॉक जो होगा वो जुलाई की सेल पे डिपेंडेंट होगा। जुलाई की सेल कितनी है? 70। सेल्स का 50% का बराबर स्टॉक होना चाहिए, बट स्टॉक तो मेंटेन होता है कॉस्ट पे, तो कॉस्ट 60% होती है भाई। क्या बनी कॉस्ट? क्लोजिंग स्टॉक इज 21 मिलियन। ओपनिंग स्टॉक, जून का ओपनिंग स्टॉक मई का क्लोजिंग स्टॉक होगा। मई का क्लोजिंग स्टॉक जून की सेल्स पे डिपेंडेंट है, तो जून की सेल्स का 50% और इसका 60%, 16.5। लीजिए जी, यहां से मिली कॉस्ट ऑफ सेल्स। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, जून की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 37.5, ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। अब हम पार्ट ए के मुताबिक जब चल रहे हैं तो इसमें से एक तो हमें वेजेस चाहिए। वेजेस तो होगी 37.5 का 3/10। वेजेस कितनी है जी? ये हमारी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो वैल्यू चाहिए वो एड्रेस कर रहे हैं हम, 11.25 मिलियन। फिर हमें चाहिए ओवरहेड्स, ओवरहेड 37.50 का 1/10, 3.75। लीजिए जी, दो रिक्वायरमेंट तुम्हारी एड्रेस होगी, वेजेस भी एड्रेस होगी, ओवरहेड भी एड्रेस हो गए। अब हमें परचेजेस की फिगर वर्कआउट करनी है। एनी क्वेश्चन? हाँ जी, लॉस भी अच्छा सवाल है जी। तो लॉस को पीएनएल में अलग से नजर आ रहा होता है, कहा जाता है लॉस? लॉस इज ऑलरेडी पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स। पीएनएल में अलग से कहीं नजर नहीं आ रहा था लॉस, वो कॉस्ट ऑफ सेल्स का ही हिस्सा होता है। क्योंकि लॉस की वजह से क्या होता है, आपकी मटेरियल की कंजम्पशन बढ़ गई है ना भाई। लॉस की वजह से क्या, आपकी लेबर की कॉस्ट बढ़ चुकी है, वो कॉस्ट ऑफ सेल्स में रिफ्लेक्ट हो रही है ना सब कुछ। तो लॉस को इलादा से यहां पे रिफ्लेक्ट नहीं होता, दैट हैज टू बी इग्नोर्ड। जी एनी क्वेश्चन? हमने पहले पार्ट के 3 रिक्वायरमेंट में से 2 को एड्रेस कर दिया है, वेज कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट। अब हमारी सिर्फ मटेरियल परचेजेस की फिगर रह गई है। परचेजेस, मटेरियल परचेजेस की फिगर हमारी रह गई है, और परचेजेस की फिगर निकलेगी कंजम्पशन प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। यहां से परचेजेस की फिगर आ जाएगी हमारे पास। और कंजम्पशन सिंपली इसका 6/10, 37.50 का 6/10। कितनी कंजम्पशन? 22.5। जी जनाब, एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। अब जरा आ जाइए इस नोट पे। नेक्स्ट मंथ्स बजटेड कंजम्पशन, नेक्स्ट मंथ बजटेड कंजम्पशन, नेक्स्ट मंथ बजटेड कंजम्पशन मतलब इस केस में जुलाई की बजट कंजम्पशन। तो जैसे आपने ये जून की कंजम्पशन बनाई ना, कैसे बनाई? 1 2 3 यहां पहुंचे और यहां से यहां आए। यही स्टेप लेते हुए आपने जुलाई की कंजम्पशन बनानी है। यही स्टेप लेते हुए आपने जुलाई की कंजम्पशन बनानी है, और जुलाई की कंजम्पशन से आप फिर जून का क्लोजिंग स्टॉक ले पाओगे। तो सेम वर्किंग अब आप जुलाई के लिए रिपीट करने वाले हो। यही वर्किंग अंदाज में कॉस्ट ऑफ सेल्स आप बना लो। हम इसको बल्कि ऐसे कर लेते हैं, ये वर्किंग कॉस्ट ऑफ सेल्स फॉर द मंथ ऑफ, ये हम जून कर रहे हैं, यहां पे हम मई कर लेते हैं, जुलाई कर लेते हैं जी, जुलाई। ठीक है जी। तो जुलाई की वर्किंग इसके पैरेलल अगर मैं बनाऊं यहां पे, तो जुलाई की मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी होगी? जुलाई की सेल्स 70, तो 70 का 60%, ये जुलाई की कॉस्ट ऑफ सेल्स 42। फिर फिनिश गुड्स क्लोजिंग स्टॉक, जुलाई का क्लोजिंग स्टॉक होगा अगस्त की सेल पे। कितनी अगस्त की सेल? 68 का 50% और उसका 60% कितनी बनी? 20.4। और फिर ओपनिंग स्टॉक जुलाई का, तो जुलाई का ओपनिंग स्टॉक जून का क्लोजिंग स्टॉक होगा। ये जून का क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है 21.00। लीजिए जी, यहां से बनाइए जुलाई की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 41.20, 41.4। ये
जुलाई की कंजम्पशन 41.4 है आपके पास। जिस पैटर्न पे जून की हमने मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, जिस पैटर्न पे हमने जून की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बनाई थी, उसी पैटर्न पे हमने जुलाई की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बनाई, और ये जून का क्लोजिंग स्टॉक, जुलाई का ओपनिंग स्टॉक यहां से हमारे पास आ रहा है। और ये जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, इसके ऊपर बेस करके हम कंजम्पशन बना सकते हैं जुलाई की। 41.40 का 6/10 ये है कंजम्पशन जुलाई की। और स्टॉक रिक्वायरमेंट नेक्स्ट मंथ 50%। लीजिए, जिसका 50% ले लीजिए। ये आपके जुलाई की कंजम्पशन पे बेस करके जून का क्लोजिंग स्टॉक है। बेटा डायरेक्ट मटेरियल नेक्स्ट मंथ बजटेड कंजम्पशन, नेक्स्ट मंथ बजटेड कंजम्पशन सिंपली 6/10 जी, बजटेड कंजम्पशन नॉट 50%। ये टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 6/10 में मटेरियल कितनी जी? 24.84। जुलाई का डाटा लेके हमने क्लोजिंग स्टॉक जून का बनाया, क्योंकि जून का क्लोजिंग स्टॉक जुलाई की कंजम्पशन रिक्वायरमेंट के बराबर है। जुलाई की कंजम्पशन जुलाई की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का 6/10 है। तो जुलाई की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जिस तरह हमने जून की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बनाई, उन्हीं लाइंस पे जुलाई की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बन गई। और 41.4 जुलाई की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, उसकी 6/10 वैल्यू जो है वो हमारी जुलाई की कंजम्पशन, रॉ मटेरियल कंजम्पशन आ गई, वो हमारा जून का क्लोजिंग स्टॉक है। और जून का ओपनिंग स्टॉक कहां से आएगा? जून की कंजम्पशन तो निकाली नहीं है, टेंशन की बात कोई नहीं। जून की कंजम्पशन निकाली हमने, और जून की कंजम्पशन यही है 24.84। लीजिए जी, ये हमारी परचेज रिक्वायरमेंट आ गई 24.84। ये 10 नंबर का पार्ट हमारा ये इतना सा था, जिसमें हमसे एक वेज कॉस्ट, दूसरा ओवरहेड कॉस्ट और तीसरा मटेरियल परचेज निकाली गई जी। एनी क्वेश्चन? पार्ट ए वी आर डन विद दैट। जी, एनी क्वेश्चन? जी बेटा, ये वाला बेटा, ये जून का ओपनिंग है ना, तो जून का ओपनिंग किस महीने का क्लोजिंग होगा? जून का ओपनिंग, मई का क्लोजिंग। तो मई का क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट मंथ बजटेड कंजम्पशन, जून की कंजम्पशन के बराबर। तो ये जून की कंजम्पशन है, ये मई का क्लोजिंग या जून का ओपनिंग है, एक बराबर। जून की कंजम्पशन के बराबर मई का क्लोजिंग स्टॉक होना था, और मई का क्लोजिंग स्टॉक ही आपका जून का ओपनिंग स्टॉक होता है, तो ये बराबर है। तो बेसिकली आपकी परचेजेस जुलाई की कंजम्पशन वो आपकी परचेजेस बन गई, ये कैंसिल आउट हो रही है ये, क्योंकि हर महीने आप अगले महीने की कंजम्पशन के बराबर स्टॉक रख रहे हो ना। तो अगले महीने की कंजम्पशन का स्टॉक आज रख लिया, वो अगले महीने कंज्यूम हो जाएगा, तो अगले महीने खरीदोगे क्या? उससे अगले महीने का स्टॉक, ताकि उसकी कंजम्पशन पूरी की जा सके। सो हर महीने आप नेक्स्ट मंथ की कंजम्पशन के बराबर स्टॉक खरीदते हो जी। एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, कैश पेमेंट्स का बजट हमें अब चाहिए। तीनों हेड्स में हमें कैश पेमेंट्स का बजट बनाना पड़ेगा। हमें वेजेस की पेमेंट का हिसाब रखना है, हमें ओवरहेड्स की पेमेंट का हिसाब रखना है, हमें परचेजेस की पेमेंट का हिसाब रखना है। वन बाय वन, लेट्स स्टार्ट विद परचेजेस। पहले परचेजेस से बात शुरू कर लेते हैं। परचेजेस की पेमेंट का पैटर्न क्या है? 10% ऑफ ऑल परचेजेस आर इन कैश, रिमेनिंग परचेजेस आर पेड इन द फॉलोइंग मंथ। जून में इसका मतलब 90% इनटू मे परचेजेस, 90% इनटू मे, 90% ऑफ मे परचेजेस और 10% ऑफ जून परचेजेस। ये आपका कैश बजट परचेजेस का। जून परचेजेस ऑलरेडी आपने निकाली हुई है 24.84। जून परचेजेस ऑलरेडी आपके पास है 24.84। इनकी पेमेंट कितनी बन गई? 2.48। 2 डेसिमल पर काम करें तो ये है जनाब मे परचेजेस। अब जरा हमने अभी जो बात सीखी इस वर्किंग से कि हर महीने की परचेजेस अगले महीने की कंजम्पशन के बराबर होती हैं।
जून की परचेजेस जुलाई की कंजम्पशन के बराबर निकली। इसी तरह जो मई की परचेजेस होगी वो जून की कंजम्पशन के बराबर होंगे। तो भाई हमें नई वर्किंग नहीं बनानी, आप नो 2.50 90%। कितना बना? 20.25 सम कर दीजिए 22.73। ठीक है, हमारा जो जब हमने जून की परचेजेस बनाई उससे हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि हर महीने की परचेज हमारी अगले महीने की कंजम्पशन के बराबर होती है। हमने यहां पे देखा कि भाई ये जो परचेजेस जून की निकली हैं ये जुलाई की कंजम्पशन के बराबर हैं, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक जुलाई की कंजम्पशन के बराबर लिया था ना हमने, तो जुलाई की कंजम्पशन के बराबर जून की परचेजेस है। तो हर महीने की परचेजेस नेक्स्ट मंथ कंजम्पशन के बराबर है। तो हमें मई की परचेजेस चाहिए तो जून की कंजम्पशन वो मई की परचेजेस है। हमें जिस तरह जून की परचेजेस जुलाई की कंजम्पशन के बराबर ली, इसी तरह मई की परचेजेस जून की कंजम्पशन के बराबर ली। ये हमारी पेमेंट्स आ गई। पेमेंट अगेंस्ट परचेजेस 90% क्रेडिट परचेजेस, 10% कैश परचेजेस। जून की परचेजेस की 10% और मई की परचेजेस की 90% पेमेंट जानी है। कैश बजट, कैश पेमेंट बजट सिर्फ हमें बनाना है, कैश बजट नहीं। सिर्फ 3 हेड्स में पेमेंट का बजट बनाना है। अच्छा जी, ओवरहेड दूसरे नंबर पे। हर महीने के ओवरहेड में एक तो डेप्रिसिएशन शामिल है जो कि नॉन कैश है, और दूसरा रेंट शामिल है जिसकी पेमेंट बेसिस थोड़ी फर्क है। मतलब हर महीने के ओवरहेड में 2 खर्चे हैं जो उसने कहा जिन पे तवज्जो कर लीजिएगा, बाकी खर्चों के बारे में उसने तवज्जो नहीं दिलाई। इसका मतलब बाकी खर्चा जिस महीने का उस महीने पे हो जाएगा। तो अगर हम जून के ओवरहेड की बात करें 3.75, उसने हमें कहा है कि इस 3.75 में एक तो डेप्रिसिएशन है, इसको निकाल दो। कितनी डेप्रिसिएशन है? 0.2, इसको निकाल दो नॉन कैश। दूसरा रेंट है, इसको भी निकाल दो क्योंकि रेंट की पेमेंट हर महीने नहीं होती, उसका पेमेंट पैटर्न फर्क है। निकालो इसको पहले, तो बाहर कर दो इसको। फिर उसने रेंट पेमेंट की कहानी अलग बताई है। उसने कहा जी रेंट तो हम हाफ ईयरली पे करते हैं, 6 महीने का इकट्ठा पे करते हैं। 6 महीने का कितना रेंट बनता है? 0.6 हम 6 महीने का इकट्ठा पे करते हैं। कब पे करते हैं? 30 जून और 31 दिसंबर। इसका मतलब 30 जून, जून में 6 महीने का रेंट जाना है कैश। खर्चा तो कॉस्ट तो सिर्फ 0.1 थी, लेकिन पेमेंट 0.6 की होनी। हम तो पेमेंट ले रहे हैं, हमें खर्चे से कर्ज नहीं है, हमें तो खर्चे के अगेंस्ट पेमेंट से कर्ज है। तो 0.1 नहीं 0.6 जून में पे होना है। तो ये जनाब ओवरहेड की पेमेंट बजट बन गया। कितना जी? 4.05। ये ओवरहेड का बजट बन गया। ओवरहेड का जून का खर्चा कितना है और जून में ओवरहेड की मद में कैश पेमेंट कितनी होनी है। अच्छा जी, अब लास्ट आइटम नोट नंबर 6 वेजेस। ये जरा तवज्जो सुनिएगा, इसमें काफी इजी है। थोड़ा सा हमारी सबसे मुश्किल पेमेंट की वर्किंग यहीं पे है। इसको जरा पहले इसका पैटर्न समझ लीजिए। मैं आपको ये नोट समझाता हूं। नोट में लिखा गया हुआ है, इस नोट में लिखा हुआ है कि अगर आप वर्कर को सैलरी पे करते हो 100 रुपए की, अगर आपका सैलरी एक्सपेंस, बल्कि इसको मैं कहता हूं सैलरी एक्सपेंस अगर 100 रुपए का है, तो आप इसमें कैंटीन की मद में कुछ कंट्रीब्यूशन भी डालते हो। कितना? 5%। तो इससे आपकी जो टोटल वेजेस कॉस्ट बन जाती है वो बन जाती है 105। खर्चा तो आपको हो गया 105, लेकिन होता क्या है कि भाई ये खर्चे में से जो बोथ कंट्रीब्यूशंस हैं वो काट लिए जाते हैं और वो कैंटीन को पे किए जाते हैं फॉलोइंग मंथ। नोट पढ़ो, डायरेक्ट वेजेस इंक्लूड टोटल खर्चे में शामिल है क्या? 5% ऑफ डायरेक्ट वेजेस टुवर्ड्स कैंटीन। वेजेस का 5% कैंटीन में। टोटल खर्चा अगर 105 है, इसमें बेसिक खर्चे का 5% कैंटीन का कंट्रीब्यूशन शामिल है। एंड इक्वल अमाउंट इज डिडक्टेड फ्रॉम एम्प्लॉइज वेजेस। इक्वल अमाउंट एम्प्लॉइज वेजेस से भी, इसमें से भी काटी जाएगी। जितना आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो इतना यहां से भी काट रहे हो। और ये दोनों जो वेजेस आर पेड ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ, हर महीने की वेज उसी महीने पे हो जाती हैं। बोथ कंट्रीब्यूशंस आर पेड टू कैंटीन कॉन्ट्रैक्टर इन द फॉलोइंग मंथ। टोटल वेजेस अगर आपकी 105 हैं तो इसमें से पेड सेम मंथ 95 और पेड नेक्स्ट मंथ 10। ठीक हो गया? अब ये आपका बिहेवियर बन गया। अब जून में आपकी पेमेंट क्या होगी? जून में मैं यहां पे इक्वेशन बना रहा हूं जी आपके सामने पहले, फिर उसको आप सॉल्व करेंगे। जून में आपकी जून वेजेस का 95/105, क्योंकि वेजेस टोटल 105 होता है, टोटल खर्चा 105 होता है। 105 में से 95 जून में पे हो जाता है और जो बाकी 10 वो जुलाई में जाना है। तो जुलाई का बजट हम नहीं बना रहे, हम तो जून का बजट बना रहे हैं। तो जून में फिर मई की वेजेस की पेमेंट आएगी। मई की वेजेस क्या? 105 10। ये हमारी जून की वेजेस डिवाइड विद 105 इंटू 95 प्लस मई की वेजेस डिवाइड विद 105 इंटू 10।
क्योंकि बताया हमें यही क्या है कि अभी टोटल वेजेस अगर आपकी 105 बनती हैं, बेसिक प्लस 5 ही आपका टोटल खर्चा अगर बनता है, इसमें से 95 आपने पे कर देना सेम मंथ में वर्कर को, और जो 10 कटा वो नेक्स्ट मंथ में होना है। इसका मतलब मई की सैलरीज में से 10 जून में जाएगा और जून की सैलरी का 95 जून में जाने वाला है। तो बात आवे, जून की सैलरी हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। जून की सैलरी हमने निकाली थी, लीजिए जी, यहाँ पे 11.25 डालिए, डिवाइड विद 105 इंटू 95 कितना बना? 10.18। और मई की सैलरी पता है? मैं मई की सैलरी नहीं पता। मई की सैलरी के लिए आपको ये फिगर बनानी पड़ेगी, जिस तरह जुलाई की फिगर बनी है ना, आपको ये फिगर मई की बनानी पड़ेगी। उसका 1/10 आपकी मई की सैलरी होगी, और फिर वो यहाँ पे फीड करेंगे तो ये वाला। अब 13 नंबर ऐसे नहीं मिलने, ये 10 नंबर देखा था ना कैसे मिल गए थे आपको? 10 नंबर, जितना टाइम 10 नंबर पर लग रहा है उतना टाइम 3 नंबर पर लग रहा है। मैंने आपको पहले बोला हुआ है, सवालों के नंबरों में इंबैलेंस आ जाता है। हमें एक सवाल को या एक सवाल के कंपोनेंट को आसान समझ के बोलते नहीं जाना कि मुझे होगी, इधर टाइम बचना है तो इधर लग जाना है वापस। तो इम्बैलेंस क्वेश्चंस में, क्वेश्चन के पार्ट्स में नजर आता रहता है। अक्सर बच्चे सवाल आसान समझते हैं, ये तो बड़ा आसान है, 10 नंबर का 18 मिनट, आराम से 18 मिनट लगाते हैं। सिगरेट की ब्रेक होती है तो सिगरेट भी नहीं निकल जाते बाहर, पूरे 18 मिनट लगाएंगे, अगले पार्ट में आएंगे, जब वो कहेगा भाई पिछले टाइम का हिसाब जरा यहाँ पे दो, तो फिर बता देना वहां पे हम तो सिगरेट पीने चले गए थे, या हम तो पानी पीने चले गए थे, वॉशरूम चले गए थे रिलैक्स होके, तो कोई क्रेडिट नहीं मिलने वाला। तो हर सवाल को ड्यू टाइम दीजिए, आगे निकलिए, ना रिलैक्स हो ना ज्यादा रश करें, ड्यू टाइम देते जाएं, निकलते जाएं, और नंबर्स पे नजर जरूर रखें, लेकिन इम्बैलेंस रहता है। जैसे यहाँ पे मुझे लग रहा है जितना टाइम हमने 10 नंबर को सवाल को दिया उतना ही टाइम हमारा 3 नंबर के पार्ट पे लग रहा है, लगता नजर आ रहा है हमें, क्योंकि अभी ये वर्किंग जब बनाओगे तो टाइम बराबर हो जाना है। तो इसलिए हमें ज्यादा ना खुश होना है, ज्यादा ना प्रेशर में आना है। मुश्किल सवाल आ गया, प्रेशर में भी नहीं आ जाना, आगे जाके आसान पार्ट मिलेगा जो कंपनसेट करवाएगा हमारा टाइम इंशाअल्लाह। ठीक है जी, अभी हमारे इसका सिर्फ एक क्वेश्चन शायद प्लान में है, बल्कि वो भी मुझे लगता है कि क्या करना है प्लान में रखिए, असाइनमेंट में हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी असाइनमेंट है, वो एक जेनेरिक सा कैश बजट का सवाल है, आसान सा, लेबोरियस सा, लेकिन रिलेटिवली आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी होम असाइनमेंट है। इसके अलावा हमारी बजटिंग पर थोड़ी सी डिस्कशन रहेगी है, वो गालिबन हम मंडे को इंशाअल्लाह वो डिस्कशन कंप्लीट कर लेंगे। तो मंडे को ही नहीं तो ट्यूसडे को वी विल स्टार्टिंग आवर लास्ट चैप्टर, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है जी, इंशाअल्लाह मंडे नहीं तो ट्यूसडे से हमारा लास्ट चैप्टर शुरू होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।